ये देखिए जेई लेवल में बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, इसलिए ज़्यादा हम टफ नहीं कर रहे हैं। और प्लास्टिक एनालिसिस ज़्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, जो क्वेश्चन आता है सेफ फैक्टर तक आता है वो हम बता दिए हैं। लेकिन जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे किसी बुक से तो क्वेश्चन मिलेगा तो फिर सोचोगे कि मास्टर पढ़ाया नहीं, या लगेगा कि मास्टर को आ नहीं रहा था, ऐसा फीलिंग ना हो। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग ये देखे थे, लोड पी था, ये L/2 था, ये L/2 था, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम था। इसमें हमने कोलैप्स लोड निकाले थे, और कोलैप्स लोड का वैल्यू मेरे ख्याल से P बराबर आया था 4 MP/L। ये हमारा कोलैप्स लोड आया था। ठीक है, ये आसान था, कोलैप्स लोड हम लोग इस प्रकार से निकाल सकते थे। अब देखिए दूसरे तरीके, इसको हम लोग कोलैप्स लोड को निकालना चाहते हैं और भी तरीका से, या दूसरा का देखते हैं, दूसरा कंडीशन का। तो देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं। जैसे आपके पास ये है, ये पॉइंट लोड के साथ था। अब हमारा जो है सिंपली सपोर्टेड बीम, ये क्या है, मान लीजिए कि ये जो है यूडीएल के साथ है, ये क्या है, यूडीएल है। अब इसमें से है, ये जो हमारा वैल्यू है वो डब्लू है, डब्लू किलो न्यूटन पर मीटर मान लो। अब हम लोग चाहते हैं कि इसका जो है हम लोग निकालेंगे कोलैप्स लोड। तो कोलैप्स लोड निकालने का तरीका था, या फिर हम लोग एक बार मेथड से जाते हैं, फिर हम वो शॉर्टकट में जो था वो बताते हैं। तो कोलैप्स लोड पे ये क्या होगा, मैकेनिज्म में चला जाएगा, इस तरह से ये चलाएगा, लोड हर जगह पर है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ मान लेंगे कि ये जो है वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट y हो गया है। ठीक है, ए बी, आपको मैंने कल ही बताया था कि एट सिंपल सपोर्ट या एट फ्री सपोर्ट देयर इज नो बेंडिंग मोमेंट, वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी बेंडिंग मोमेंट जो होगा, बेंडिंग मोमेंट एट फ्री सपोर्ट वो होता है 0। फ्री सपोर्ट पे आपका क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है 0। अब हमको यहाँ निकालना है। तो आप देखिए कि यहाँ पर आपका जो है प्लास्टिक मोमेंट तो होगा नहीं। कोलैप्स लोड का मतलब क्या, ये मैकेनिज्म में चला जाना चाहिए, ये मैकेनिज्म में चला गया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपका प्लास्टिक मोमेंट नहीं होगा, ऐसे भी। ठीक है ना। और हमने बताया था कि प्लास्टिक मोमेंट कहाँ लग सकता है, हमने 3 4 5 लोकेशंस आपको बताए थे। पहला लोकेशन बताया था वह पॉइंट जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, वहाँ पर कोलैप्स लोड हो सकता, मतलब सॉरी प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो सकता है। फिर हमने आपको बताया थे जहाँ पर पॉइंट लोड होगा वहाँ पर हो सकता है, लेकिन पॉइंट लोड मस्ट बी एट द पॉइंट लोड शुड नॉट बी एट द फ्री एंड, फ्री एंड पे आपका पॉइंट लोड नहीं होना चाहिए। फिर हमने बताया था मटेरियल जहाँ चेंज होगा वहाँ होगा, जहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज होगा वहाँ होगा, जहाँ रिजिड सपोर्ट होगा वहाँ प्लास्टिक हिंज होगा। तो ये चूंकि फ्री सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इसका डीएस निकालेंगे आप, तो ये डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, 0 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज का बात करें हम लोग, अगर नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज का हम बात करें तो ये हो जाएगा ds+1, तो दिस इज 0 + 1 सो 1। तो अब इसमें 1 कहाँ बनेगा, तो जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट मीट पे मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है बनने का। सपोज दिस इज L/2 एंड दिस इज आल्सो L/2, है ना, मिड पॉइंट पे ही बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लास्टिक हिंज बनेगा, तो यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट लगेगा जो रेसिस्ट करना चाहेगा इसको, ये प्लास्टिक मोमेंट यहाँ पर लग रहा है। ठीक है, अब ये एंगल मान लो थीटा बन गया, ये एंगल मान लो थीटा बन गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये प्लास्टिक मोमेंट चाहेगा इसको रेसिस्ट करना। ठीक है, तो क्या करना है हम लोगों को करना है एक्सटर्नल वर्क डन बराबर इंटरनल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन को इंटरनल वर्क डन के बराबर करना है। अब इंटरनल वर्क डन में कौन है, एमपी है, एमपी है, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। एक्सटर्नल वर्क डन कैसे निकालेंगे, यूडीएल के केस में जब एक्सटर्नल वर्क डन निकालना होता है हम लोग क्या करेंगे, इसका लोड इंटेंसिटी ले लेंगे हम लोग और इसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अगर आप मतलब यूडीएल के केस में आप चाहते हैं कि हम लोग निकालें कि हमारा एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लोड इंटेंसिटी लेके उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो मान लो कि लोड इंटेंसिटी जो है हमारा W है, तो लोड हो जाएगा W इंटू L, एरिया निकाल रहे हैं हम लोग L इंटू वाई। एरिया निकालेंगे तो ये क्या है, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू W इंटू L इंटू वाई। ठीक है, अब देखो कि इंटरनल वर्क डन हम लोग बात करें तो W इंटरनल क्या हो जाएगा, W इंटरनल हो जाएगा, यहाँ पर ये MP इधर मूव कराएगा, ये MP इधर मूव कराएगा, तो 2 MP इंटू थीटा जो है हमारा इंटरनल हो जाएगा।
तो फ्रॉम वन आते हैं हम लोग। फ्रॉम वन में क्या है, फ्रॉम वन कहता है कि एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल वर्क जो है वो इंटरनल वर्क के बराबर होना चाहिए। तो हाफ डब्ल्यू एल वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 mp इंटू थीटा। तो वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लोग देखते हैं थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, थीटा बराबर लिख सकते हैं हम लोग वाई बाई एल बाई टू। तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एल बाई टू इंटू थीटा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल बाई टू इंटू थीटा। तो दिस इज 2 mp इंटू थीटा। तो इसका हम लोग कैसे निकाले एक्सटर्नल वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन निकालना है एरिया इंटू लोड इंटेंसिटी, लोड इंटेंसिटी। अब यहाँ देखिए एम पी कट गया, और जो है आपका यहाँ से W क्या निकल जाएगा, 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8 mp बाई एल स्क्वायर। ये आपका कॉलेप्स लोड आ गया, दिस इज द कॉलेप्स लोड। ये कॉलेप्स लोड आसानी से हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखो, आप अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का बात करते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होता है यूडीएल के केस में, सिंपली सपोर्टेड के लिए ये होता है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 एंड दिस इज इक्वल टू एम पी। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को आपको एम पी के बराबर करना है, तो यहाँ से डब्ल्यू निकालिए 8 mp बाई एल स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला तुरंत, ये जो आप इतना मेहनत करके निकाल रहे थे यहाँ पर, वो आपको देखिए तुरंत मिल गया सिंपली सपोर्टेड के केस में। क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड के केस में क्या होगा, है ना, इन केस ऑफ सिंपली सपोर्टेड, इन केस ऑफ फ्री सपोर्टेड, फ्री सपोर्टेड बीम, फ्री सपोर्टेड बीम, आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट गिव्स, गिव्स कॉलेप्स लोड, आपको वही कॉलेप्स लोड दे देगा। ठीक है, इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अब सिंपली सपोर्टेड के केस में लोड कैसा भी रखा हुआ हो, चाहे ये मिड पॉइंट पे रखा हुआ हो, चाहे कहीं भी रखा हो, या तो आप इस मेथड से जाके सॉल्व कर सकते हैं, या सिंपली आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए और बेंडिंग मोमेंट से आप डब्ल्यू निकाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, बहुत ईजिली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर कहीं भी कैसा भी लोड हो, आप उसका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, जो कि आप जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से निकाल सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से निकालने के बाद मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट से आप लोड कैलकुलेट करिए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को आपको क्या मानना है, प्लास्टिक मोमेंट मानना है, और प्लास्टिक मोमेंट से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस इज द कोलैप्स लोड। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। अब देखो, अब ये सिंपली सपोर्टेड का था। अब हम लोग देखते हैं फिक्स सपोर्ट रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, फिक्स सपोर्ट के लिए, यानी फिक्स्ड बीम के लिए हम लोग देखते हैं। फिक्स्ड बीम के लिए, है ना। तो फिक्स्ड बीम में हम लोग क्या करते हैं वो देखते हैं, हम लोग समझते हैं। तो फिक्स्ड बीम आपका ये है, तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड बीम में क्या करना होगा, बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम बेंडिंग मोमेंट निकालने बता देते हैं आपको कि किस प्रकार से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल पाते हैं, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पार्ट है। लेकिन आप समझ लीजिए कि फिक्स्ड बीम के केस में आप हाउ यू कैन कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या बेंडिंग मोमेंट। तो ये फिक्स्ड इंड है, दिस इज फिक्स्ड इंड। फिक्स्ड इंड देने से क्या है, कोई बता सकता है कि हम लोग फिक्स्ड इंड क्यों देते हैं, कोई बता सकता है। क्या चीज बोले, मोमेंट को जीरो। अच्छा, यानी कि फिक्स्ड इंड पे मोमेंट जीरो होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है।
देखते हैं। देखो ये फिक्स्ड इंड है, फिक्स्ड इंड को हम लोग इनबिल्ट या बिल्ट इन भी बोलते हैं हम लोग, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन, बिल्ट इन। देखो फिक्स्ड बीम क्यों प्रोवाइड किया जाता है या फिक्स्ड इंड क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है ना। कि फिक्स्ड इंड हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, जो आप बताए वो हमको लगता है कि यथासंभव गलत ही था, लेकिन चलिए हम बता देते हैं। देखिए फिक्स्ड बीम में क्या होता है कि आप जब डिफ्लेक्शन निकालते हैं ना, डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए अगर हम लोग डिफ्लेक्शन निकालें, ठीक है, यूडीएल है मान लो, ये सॉम का पार्ट है लेकिन मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, ये लेंथ एल है, ये डब्लू है, तो आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब निकालते हैं वाई मैक्सिमम, देन दिस विल बी 5 डब्लू एल पावर 4 384 ए आई। ये होता है ना, सबको पता है, पता है ना सबको। तो ये जो है फिक्स्ड इंड के बीम में, ये सॉरी सिंपली सपोर्टेड के बीम में ये डिफ्लेक्शन होता है हमारा। और फिक्स्ड इंड के बीम में अगर हम लोग डिफ्लेक्शन देखें, तो ये जो डिफ्लेक्शन होता है वाई मैक्सिमम, दिस इज WL4, ये यूडीएल के लिए कर रहा हूँ मैं, पॉइंट लेट के लिए अलग होगा, ये होता है 384/EI। इसमें से कौन बड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला ना बड़ा है। हाँ तो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सबसे पहला फायदा आपको ये मिलेगा कि डिफ्लेक्शन जो होता है ना फिक्स्ड बीम के केस में, वो रिड्यूस हो जाता है। और अगर यूडीएल है तो ये रिडक्शन जो है आपका 20% से रिड्यूस हो जाता है। मतलब देखिए आप यहाँ, ये इसका 5 टाइम्स से रिड्यूस हो गया, 1/5 हो गया ये। तो 1/5 मतलब 20% आपका क्या हो गया कि डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो गया। पहला ये है, हम लोग फिक्स्ड इंड प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि डिफ्लेक्शन जो है वो मिनिमम हो जाए, पहला चीज। दूसरा चीज देखो क्या होगा, हम बता रहे हैं, पहले देखो यहाँ। अब देखिए ये हमारा फिक्स्ड इंड बीम है, हम लोग यहाँ पर एक लोड लगा दिए हैं W या P, ठीक है ना। ये लेंथ L/2 पे लगा हुआ है। इक्विलिब्रियम में हमारा सिंपली सपोर्टेड भी रहता है, ऐसा नहीं कि नहीं रहता है ना। सिंपली सपोर्ट का मतलब क्या समझते हैं? सिंपली सपोर्ट का मतलब है, सिंपली सपोर्ट का सीधा सा मतलब ये है कि आप वॉल बनाइए घर में, और वॉल बना के उसके ऊपर स्लैब रख दीजिए, वही सिंपली सपोर्टेड है ना। वॉल बना दिए चारों तरफ से, उसके ऊपर एक स्लैब रख दिया, तो दैट बिकम सिंपली सपोर्टेड। सिंपली रखा हुआ है, उसके साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपली सपोर्ट। लेकिन जब फिक्स्ड इंड देते हैं तो देखिए क्या होगा, फिक्स्ड इंड में जब ये लोड इसको इस तरह से रोटेट कराना चाहेगा, बेंड कराना चाहेगा, तो यहाँ पर एक बेंडिंग मोमेंट लगता है, बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है ना। एक मोमेंट यहाँ भी डेवलप हो जाता है, यानी यहाँ भी एक डेवलप हो जाता है। ये फिक्सिडिटी की वजह से होता है, क्योंकि ये जो है ना, जब इसको लोड को नीचे लगाएगा तो ये नीचे आना चाहेगा, तो ये क्योंकि इसके साथ फिक्स है तो ये इसको ऊपर रखना चाहेगा। लेकिन जब सिंपल सपोर्ट का बात करें, एक वॉल के ऊपर हम लोग एक स्लैब लगा दिए हैं, तो जब ये नीचे आना चाहेगा ना, तो ये ऊपर वाला उठ जाएगा, यहाँ पर मोमेंट नहीं होगा, इस तरह से उठ जाएगा ये, है ना। तो यहाँ पर फिक्सिडिटी नहीं है, इसलिए ये नीचे जाने दे रहा था इसको। अब यहाँ फिक्सिडिटी है तो ये नीचे आना चाहेगा, तो ये इसको ऐसे रोकेगा। और एट द फिक्स इंड डिफ्लेक्शन जो होता है वो जीरो होता है। डिफ्लेक्शन एट द फिक्स इंड ये क्या होता है, जीरो होता है। तो ये मोमेंट लग रहा है, तो दिस मोमेंट इज नॉन एज फिक्स्ड मोमेंट। ये फिक्स है, ये इसको आप घटा नहीं सकते, तो मोमेंट लगेगा यहाँ। अब देखो इसका हमको मोमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने का बहुत सारा मेथड है, हम सबसे इजीएस्ट मेथड आपको बताते हैं। आप सबसे पहले क्या करिए कि इसको जो है आप एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना दीजिए। आप ये हमने सिंपली सपोर्टेड बीम बना दी है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। लोड लगा दिया हमने P, ये L/2 है, ये L/2 है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप बना लो। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका ऐसा कुछ बनता है, और आप जानते हैं कि ये वैल्यू क्या होता है, इसको W लिखते हैं, W बैठा हुआ है हाथ में। तो ये क्या होता है आपका WL²/4 होता है, दिस इज WL²/4, ठीक ना। अब देखिए ये जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो आपको जो है मोमेंट जो है ऊपर की तरफ लगाना है। ये जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ लगाएगा मोमेंट,
तो ये पॉजिटिव है। अब ये जो है अगर ये लोड ऐसा ले जाना चाह रहा है तो ये उल्टा डायरेक्शन में ले जाना चाह रहा है, इस वजह से इसका जो मोमेंट होगा, आपका जो फिक्स्ड इंड मोमेंट है, ये हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या किए, इसको आप जो है फ्री सपोर्ट बना लिए, सिंपली सपोर्ट बना लिए, और सिंपली सपोर्ट बना के हमने क्या किया, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लिए। ठीक है, पॉइंट लोड के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमेशा जो है वो लिनियर होता है, और यूडीएल के लिए हमेशा जो है वो पैराबोलिक होता है। जितना लोड का जो पावर होता है उससे एक ज़्यादा जो है उसका बेंडिंग डायग्राम का पावर होता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग इस लोड को रिमूव कर देंगे। अब लोड को रिमूव करेंगे तो सिर्फ फिक्स्ड इंड बचेगा, फिक्स्ड इंड बचेगा तो सिर्फ मोमेंट लगेगा यहाँ पर और यहाँ पर। क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है, लोड सेंटर पे लग रहा है, तो जो हमारा मोमेंट होगा, है ना, जो मोमेंट होगा ये पॉजिटिव में है, जो मोमेंट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव मोमेंट होगा, है ना। ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने बना लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विदाउट लोड नहीं था हमारे पास, विदाउट लोड बनाए, है ना। और ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए हमने बनाया। ठीक है, अब ये जो है एम बी है ना, फिक्स्ड मोमेंट एम बी है यहाँ पर, और ये ए अगर माने हैं तो ये एम ए है, तो दिस इज एम ए एंड दिस इज एम बी। क्योंकि ये क्या है, सिमेट्रिकल है, तो एम ए जो है वो एम बी के बराबर होगा, है ना। क्योंकि सिमेट्रिकल है तो एम ए जो है एम बी के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। अब पहले क्या है, हमको फिक्स्ड इन मोमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो फिक्स्ड इन मोमेंट कैसे निकलेगा, तो देखिए, फिक्स्ड इन मोमेंट कैन बी calculated as equating area of bending moment diagram for simply supported and without load। आप क्या करेंगे, एरिया दोनों का बराबर कर दीजिए। इसका एरिया क्या होगा, ये मान लो L है और ये भी L है, आप एरिया बराबर करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका एरिया क्या होगा, ये मोमेंट इंटू दिस, इसका एरिया निकालना है आपको, एम ए इंटू एल। सो एल एल कैंसिल हो गया, यहाँ से एम ए कैन बी कैलकुलेटेड एज WL/8। एम ए का वैल्यू आ गया, ठीक है ना, और सिमेट्रिकल था तो एम बी भी हो जाएगा। आप कोई पूछ सकता है कि सर अगर ये अनसिमेट्रिकल रहता, ये लोड यहाँ नहीं लगता, ये लोड यहाँ लगता, तब तो फिर क्या होता है कि ये मोमेंट अलग होता और ये मोमेंट अलग होता। तब उस केस में क्या है कि आपके पास दो अननोन हो जाते और यू हैव रिक्वायर्ड टू इक्वेशंस। जितने अननोन होते हैं उतने इक्वेशंस की जरूरत होती है। उस केस में आप कैसे निकालते हैं, तब उस केस में निकालने के लिए आपके पास तरीका ये था कि आप एक बार पहले क्या करते, एरिया को इक्वेट करते, और दूसरी बार आप क्या करते कि सेंटर ऑफ मास को दोनों को इक्वेट करते। तो एक इक्वेशन आ जाता है एरिया इक्वेट करने पे, और दूसरा इक्वेशन आ जाता है आपको सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा वो, दोनों को हम लोग इक्वेट करते, फिर हम लोगों को ये मिल जाता। अब जो है हमको चाहिए बेंडिंग मोमेंट कि इसमें कौन कौन सा बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। तो 3 बेंडिंग मोमेंट लग रहा है यहाँ, एक फिक्स्ड इन पे लग रहा है, 2 फिक्स्ड इन पे लग रहा है, और एक जो है इस लोड की वजह से डेवलप होगा। अब इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। डायग्राम बनाने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपको एक रिजल्टेंट डायग्राम मिलेगा। कैसा रिजल्टेंट डायग्राम मिलेगा, देखिए यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 0 है, ऑब्वियसली यहाँ पर नेगेटिव ही रह जाएगा, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ 0 है, दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, तो ये नेगेटिव रह जाएगा। ठीक है, अब जो है ये बढ़ेगा इस तरह से, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका क्या है, WL/4 है, और ये क्या है, ये आपका आ गया है WL/8, तो उसका आधा है, तो ऑब्वियसली यहाँ कुछ बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा WL/4 माइनस WL/8, तो आपको बच जाएगा WL/4। तो ये WL/4, यहाँ भी WL/8 बचेगा, यहाँ भी WL/8, यहाँ भी WL/8, और यहाँ भी ये नेगेटिव में होंगे और ये पॉजिटिव में होंगे। अब इस प्रकार से आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया आपने कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या लगेगा। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर सारा बेंडिंग मोमेंट सेम ही है, तो सब जगह सेम लगेगा। अब आते हैं वापस हम लोग यहाँ पर कि फिक्स्ड इंड बीम का यूज क्यों कर रहे थे। तो यहाँ देखिए आपका जो है इस केस में बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, इस केस में बेंडिंग मोमेंट होता है WL/4। अब इस केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो गया, WL/8। ठीक है, तो आप देखिए बेंडिंग मोमेंट जो है आपका कितना रिड्यूस हो गया, आपका बेंडिंग मोमेंट जो है 50% रिड्यूस हो गया ना।
बेंडिंग मोमेंट 50% रिड्यूस हो गया, ठीक है ना। जब बेंडिंग मोमेंट 50% रिड्यूस हो गया तो मटेरियल को कम लोड, कम ताकत लगाना पड़ेगा ना, क्योंकि डेवलप ही कम हो रहा है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ यहाँ सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेंडिंग मोमेंट। इस केस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हम लोग फिक्स्ड इन बीम का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन दो मुख्य कारण जो है फिक्स्ड इन बीम का यूज करने का, वो है कि फिक्स्ड इन जैसे आप यूज करते हैं तो इट रिड्यूसेस द बेंडिंग मोमेंट एंड आल्सो इट रिड्यूसेस द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को भी रिड्यूस कर देगा और बेंडिंग मोमेंट को भी रिड्यूस कर देगा। सो वी यूज फिक्स्ड इन बीम, है ना। इसलिए पाइप वाइप जब जा रहा है, कहीं पाइप ले जाते हैं तो उसके ऊपर कॉन्क्रीटिंग करते हैं। अगर ओपन में ले जा रहा है तो ऊपर से कॉन्क्रीट करके रखते हैं, क्योंकि वो सिंपली सपोर्ट हो जा रहा है, तो ऊपर से कॉन्क्रीट करके उसको फिक्स करते हैं ताकि उसका डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज हो, उसमें वाटर ले जाना है या जो भी ले जाना है वो ब्रेक नहीं हो, डिफ्लेक्शन जो है लिमिट, परमिसिबल लिमिट में हो। तो परमिसिबल लिमिट में अलग अलग डिफ्लेक्शन होता है, वो हम लोग आरसीसी में देखेंगे। अभी समझ में आ गया सोनू? फिक्स में कहाँ मूवमेंट जीरो हुआ, देखो WL/8 आ गया। तो समेशन ऑफ मोमेंट तो यहाँ भी जीरो हो रहा है ना, यहाँ आप इंड पे बात करेंगे तो यहाँ तो मोमेंट जीरो है, सिंपली सपोर्टेड में भी। नहीं, बीच में मोमेंट कहाँ जीरो होगा, तीन कंडीशन जो है वो तीन कंडीशन तो इक्विलिब्रियम के लिए कहीं भी होगा ना सेटिस्फाइड, वो सिंपली सपोर्टेड में भी सेटिस्फाइड होगा ना, वो तो वहां भी सेटिस्फाइड होगा, इक्विलिब्रियम में है तो वो यहाँ भी सेटिस्फाइड होगा। लेकिन ये इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है, फिक्स्ड बीम जो है वो इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर है। यहाँ पर तीन इक्वेशन मिलेगा, उसके अलावा अननोन बहुत सारे मिल जाएंगे, अभी हम उस पर बात करेंगे। अभी आप लोग देख लिए कि बेंडिंग मोमेंट किस प्रकार से निकालना है। अब यहाँ पर अगर यूडीएल है तो यूडीएल के केस में आप पहले बना लीजिए डायग्राम, फिर इसका डायग्राम बना लीजिए, फिर आप जोड़ दीजिए, फिर आपको मिल जाएगा कि बेंडिंग मोमेंट क्या है फिक्स्ड इन का और क्या है हम बताते हैं। अभी एक ये स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आप कि हमको निकालना है कॉलैप्स लोड, ठीक है। तो कॉलैप्स लोड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कॉलैप्स लोड हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। तो कॉलैप्स लोड के लिए हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले आप निकालते हैं डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। आप पहले निकालिए डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी क्या होगा, है ना। तो देखिए फिक्स्ड इन बीम के केस में जो है ना वो रिएक्शन फोर्स और मोमेंट ये दोनों लगता है। तो अगर लोड हमारा परपेंडिकुलर है तो हमारा क्या क्या होगा, यहाँ रिएक्शन फोर्स, अगर ये ए मान लेते हैं हम लोग, ये बी मान लेते हैं हम लोग और इसको सी मान लें, तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स आर ए लगेगा, एक यहाँ मोमेंट लगेगा जिसको फिक्स्ड इन मोमेंट बोलते हैं, जो हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए हैं, तो WL/8 लगेगा। सॉरी छोड़ दो, मोमेंट सिर्फ लिखो। यहाँ एक मोमेंट लगेगा M1, यहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगेगा RB और एक मोमेंट लगेगा M2 या MB, जो भी लिखना है आपको लिख लीजिए। अब यहाँ पर लोड जो है सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, इसलिए हॉरिजॉन्टल वाला मेंबर लगाने की कोई जरूरत यहाँ पर नहीं है। अब आप निकालिए क्या, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आर। आर को हमने बोला था नंबर ऑफ, नहीं आर को हमने बोला था नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ इक्वेशन, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने होंगे, ये प्लेन है, टू डायमेंशनल फिगर है, तो दिस विल बी 3। क्या क्या होता है 3 में, सिग्मा fx 0 होता है, सिग्मा fy 0 होता है और सिग्मा m 0 होता है। ये तीन इक्वेशन आपको मिल गया यहाँ। अब आप निकालिए नंबर ऑफ अननोन्स रिएक्शन, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस। तो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस कितने हो गए, 1 2 3 4, है ना, 4, ठीक है। अब जो है देखो, एक आर ए हो गया, एक एम ए हो गया, एक आर बी हो गया, एक एम बी हो गया, हाँ।
हाँ बिल्कुल, तुम सही बोल रहे हो, उसमें कोई डाउट नहीं। चलो लिख देते हैं हम लोग यहाँ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम लिख ही देते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम में जब जाएगा तो ये एच ए एच बी के बराबर हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो वो वैल्यू अपने आप जीरो आ जाएगा एच ए और एच बी का। अगर इस डायरेक्शन में कोई ऐसा फोर्स, इस फोर्स को अगर ऐसा लगा देते तब ये दोनों जो है डेवलप होता, लेकिन अभी उस डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, तो वो अपने आप जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम नहीं लगाए थे, इसलिए इसको जीरो कर दिए थे हम। थोड़ा सा आगे कंसेप्ट सोच लिए हम, तुम लोग के ऊपर सोच लिए थे थोड़ा सा। अब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस हो गए 4। अब डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी निकालिए S माइनस आर, तो दिस इज 4 माइनस 3, दिस इज 1, है ना। तो आपके पास डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेसी आ गया 1। अब आपको निकालना है कि नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर द नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज। अच्छा, यहाँ पर हम लोग एक चीज और गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं हम, चूंकि यहाँ पर अननोन रिएक्शंस में एच ए और एच बी को नहीं लिए हैं, तो सिग्मा एफ एक्स भी हमारा जीरो हो जाएगा, है ना। तो ये 2 होगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि अगर हम लोग एच ए और एच बी को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा ये 2 ही होगा, है ना, क्योंकि इसको तो ले नहीं रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को हम पहले ही जीरो कर दे रहे हैं, तो ये इक्विलिब्रियम के लिए जरूरत ही नहीं है। तो 2 होगा, थोड़ा सा यहाँ पर ठीक कर लेते हैं, दिस इज 2, तो ये आ जाएगा 2। अब आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म के लिए हमारा नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज कितना चाहिए था, ds प्लस 1, तो दिस इज 2 प्लस 1 सो 3। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड कितना बता रहा है, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड बोल रहा है कि 3 होना चाहिए, यानी 3 जगह से प्लास्टिक सेक्शन हमारा चेंज, मतलब सेक्शन जो है प्लास्टिक सेक्शन में जा सकता है 3 पॉइंट्स पे। अब हम जो पॉसिबिलिटी बताए थे उस पॉसिबिलिटी की तरफ चलते हैं हम लोग। हमने पॉसिबिलिटी बताया था एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट हर एक जगह 3 जगह लग रहा है, तीनों जगह इक्वल लग रहा है ना, तो यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का कोई बात नहीं होगा। दूसरा हमने बताया था एट द फिक्स्ड इन, तो ये दोनों फिक्स्ड इन है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। और तीसरा हमने बताया था एट द पॉइंट वेयर पॉइंट लोड इज एक्ट, तो पॉइंट लोड यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये 3 पॉसिबिलिटी है जहां पर हमारा प्लास्टिक हिंज का फॉर्मेशन हो सकता है। तब इसको हम लोग मैकेनिज्म में ले जाते हैं, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म में जब ले जाएंगे हम लोग तो देखिए कैसा होगा। ये मैकेनिज्म में जाने का मतलब है कि ये अनस्टेबल होना चाहिए, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा कुछ इस प्रकार से कि ये जो है इस प्रकार से ब्रेक कर जाएगा, लाइक दैट, है ना। ये लोड जो है यहाँ पर हम लोग मान लिए कि वर्चुअली वाइड नीचे चला गया, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये लोड W लग रहा है, एंड दिस इज L/2 एंड दिस इज आल्सो L/2। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लास्टिक मोमेंट लगेगा, क्योंकि ये सेक्शन जा रहा है प्लास्टिक में, तो MP लगेगा। और जहाँ यहाँ पर भी प्लास्टिक लगेगा, यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ भी प्लास्टिक मोमेंट लगेगा MP, और यहाँ भी प्लास्टिक मोमेंट लगेगा MP। अब आपको क्या करना है, W एक्सटर्नल को इक्वल करना है W इंटरनल का, तो W एक्सटर्नल मतलब W इंटू वाई, और W इंटरनल मतलब MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा प्लस MP इंटू थीटा। ये इंटरनल है, ये A हो गया, ये C हो गया, ये B हो गया। ये कहाँ पर हुआ, एट A, ये हुआ एट C, और ये हुआ एट B। अब इस प्रकार से देखिए y को आप क्या लिख सकते हैं, अभी भी लिखे थे हम लोग कि y थीटा बराबर थीटा इक्वल टू L/R लिखते हैं, तो थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं y/L/2, तो दिस इज 2 y/L। तो यहाँ से आप y निकालेंगे तो क्या निकलेगा, L थीटा बाई 2। तो यहाँ पर देखिए y को क्या लिख सकते हैं, आप y को लिख सकते हैं L थीटा बाई 2, एंड दिस इज 4 MP इंटू थीटा। सो दिस बिकम व्हाट, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो W इक्वल टू 8 MP बाई L, 8 MP बाई L, ठीक है। अब देखो कि 8 MP कोलैप्स लोड आ गया 8 MP बाई L। अब इसको याद रखने के लिए अगर फिक्स्ड इन बीम है तो आप कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसानी से हम लोग फटाफट बनाते जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जे लेवल में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आप ES की तैयारी करते तो मैं कुछ और बताता, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है कि आपका यहाँ जो बेंडिंग मोमेंट होगा, देखो सिंपली सपोर्टेड केस में हमारा बेंडिंग मोमेंट होता था क्या, कि सिंपली सपोर्टेड केस में अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट देखें पॉइंट लोड के लिए,
तो ये अगर यहाँ पॉइंट लोड लग रहा है W, ये डिस्टेंस L है और मीट पे रखा हुआ है, तो आप जानते हैं कि बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू होता है WL/4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो बेंडिंग मोमेंट हमारा क्या निकलेगा, WL/8। ठीक है, आपको क्या करना है इस केस में, फॉर फिक्स्ड इन बीम के केस में, फॉर फिक्स्ड इन बीम के केस में आपको करना है, फिक्स्ड इन बीम के केस में आपको करना ये है, फिक्स्ड इन बीम के केस में आपको ये करना चाहिए। देखो प्लास्टिक एनालिसिस आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे सिलेबस में जब हम क्वेश्चन भेजेंगे तो उसमें हर तरह का क्वेश्चन होगा, तो कुछ क्वेश्चन से नहीं भी बन सकता है आपसे, क्योंकि हम उस डेप्थ पे नहीं जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए फॉर फिक्स्ड इन बीम क्या होगा कि आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है इसका देखिए क्या है कि जो आपका यहाँ पर भी बेंडिंग मोमेंट निकाले थे वो आया था WL/8, और यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो क्या है, WL/4 है। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि बेंडिंग मतलब कि बेंडिंग मोमेंट फॉर फिक्स्ड इन के केस में आपको क्या करना है कि हाफ ऑफ बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली सपोर्टेड कर देना है, सिंपली सपोर्टेड, क्योंकि ये तो अभी हम निकाल के बताए तभी आप जाने कि ये WL/8 होता है, लेकिन आप अगर निकाल नहीं पाते, जैसे कि हम अभी बताए थे, अगर आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये नहीं निकलेगा, तो फिर आंसर आपका नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है कि सिंपली सपोर्टेड का तो आप सबको याद ही रहता है, तो सिंपली सपोर्टेड का हाफ कर देंगे तो वो फिक्स्ड इंड के लिए हो जाएगा, तो फिक्स्ड इंड के लिए हो जाएगा। तो ये आपको इसको मान लेना है MP आप मान लीजिए और इसका हाफ कर दीजिए, WL/8 हो गया। तो यहाँ से आप देखिए W क्या निकल जाएगा, 8 MP/L, तो आसानी से आपका जो है कैलकुलेट हो जाएगा ये, है ना। अगर आप मान लो UDL है, अगर UDL है और आपको बोला जा रहा है कि कोलैप्स लोड निकालिए, आपको कुछ नहीं सोचना है, घबराना नहीं है ना। और UDL के केस में आपको क्या करना है, इसको सिंपली सपोर्टेड बना देना है। हमने ये सिंपली सपोर्टेड बना दिए, ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड बना दिए। अब क्या होगा, ये W है तो आप बेंडिंग मोमेंट जानते हैं क्या होता है, WL²/8 होता है। ठीक ना, तो आप MP के बराबर क्या करेंगे, इस सिंपली सपोर्टेड के बेंडिंग मोमेंट को हाफ कर दीजिए आप, WL²/8, सो दिस इज WL²/16। तो यहाँ से W निकल जाएगा 16 MP/L²। दिस इज द कोलैप्स लोड, दिस इज द कोलैप्स लोड। ठीक है ना। अभी बता रहे हैं। हो गया। ठीक है, देखो अब हम लोग देखते हैं प्रॉप कैंटिलीवर बीम क्या होता है ना। तो प्रॉप कैंटिलीवर बीम का बताते हैं। दो तीन बता देते हैं क्या। देखिए
प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम, फिर कैंटिलीवर भी बता देंगे। ये ज़्यादा पूछता है ना। प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम क्या होता है? देखो, कैंटिलीवर बीम का मतलब होता है जिसका एक एंड फ्री हो और दूसरा एंड फिक्स हो। दिस इज प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम, दिस इज कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम। इस कैंटिलीवर बीम में अगर हम लोग सपोर्ट दे दें फ्री एंड पर, यहाँ पर अगर एक सपोर्ट लगा दिए हम लोग, सिंपली सपोर्ट लगा दिए, नॉट फिक्स सपोर्ट, फिक्स सपोर्ट लगाएंगे तो फिर ये फिक्स्ड एंड बीम हो जाएगा। इफ सपोर्ट इज प्रोवाइडेड, if support is provided in cantilever beam, then it is known as propped cantilever। प्रॉप्ट कैंटिलीवर, प्रॉप्ट करने से क्या फायदा होता है? प्रॉप्ट करने से ये बेंडिंग मोमेंट को रिड्यूस करा देता है ना। प्रॉप्ट रिड्यूसेस बेंडिंग मोमेंट, जितना बेंडिंग मोमेंट घटेगा उतना अच्छा है, बेंडिंग मोमेंट को ये डिक्रीज कर देता है। मान लो हमारे पास एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है और हम लोगों को इसका निकालना है कोलैप्स लोड। कैसे निकालेंगे? देखिए, क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि हमारे पास ऐसा एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, इस पे एक फिक्स यहाँ पर सिंपली सपोर्ट लगा दिए, एक लोड यहाँ पर लग रहा है P। तो सबसे पहले आप क्या करें? डिग्री ऑफ इनडिटरमिनेंसी निकालें। तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R, इधर से हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा H, इधर से एक रिएक्शन फोर्स लगेगा R, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो ये A है, ये B है, इसको RA कर दो, इसको RB कर दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हम लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, है ना। ये H जो लिखे हैं इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं, इसको छोड़ेंगे तो फिर उसके अनुसार हम लोग को इसका ये करना होगा। अब सबसे पहले आप निकालो ds इक्वल टू S माइनस R। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास है 3, तो मान लो 3, और नंबर ऑफ इक्वेशंस अगर इसको हम लोग ले भी लें, कंसिडर कर लें, तो वो भी 3 हो जाएगा, तो दिस बिकम 0, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिग्री ऑफ है, ओ सॉरी गलत हो गया ना, यहाँ एक मोमेंट भी लगेगा। फिक्स्ड इन बीम है ना, फिक्स्ड इन मोमेंट पे एक मोमेंट भी लगता है, क्लियर। फिक्स्ड इन बीम पे अभी बताए थे तुरंत कि मोमेंट भी लगता है। तो यहाँ पर S हो गया आपका 1 2 3 4, मान लो 4, और इक्वेशंस कितने हो जाएंगे? सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम इक्वल टू 0, सो दिस इज 3, so दिस बिकम 1। अब नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड हमको कितना पड़ेगा? तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड इक्वल टू हमने बताया है ds प्लस 1, सो दिस बिकम 2। तो 2 नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, ये सब जगह एप्लीकेबल नहीं होता है। अभी जो केस तुमको बता रहे हैं वो बस वही होगा। आप ये सब क्वेश्चंस बनाएंगे तो वहाँ पर ये फॉर्मूला बहुत जगह सेट नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड कितना हो गया? 2 हो गया। अब 2 कहाँ कहाँ फॉर्म हो सकता है वो देखते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ प्लास्टिक हिंज कभी फॉर्म नहीं होगा, आपको पहले बताया, क्योंकि यहाँ मोमेंट ही नहीं होगा। एक यहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है, यहाँ पर हो सकता है, और एक यहाँ पर हो सकता है। तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटी ऑफ प्लास्टिक हिंजेस, यहाँ पर हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। अब देखो, इसको हम लोग ले जाते हैं मैकेनिज्म में। मैकेनिज्म में ले जाने का मतलब है कि इसको कुछ इस प्रकार से हम लोग ब्रेक कर दिए, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं। ये लोड P लग रहा है, यहाँ पर थीटा लग रहा है, यहाँ भी मतलब थीटा बनेगा एंगल, यहाँ भी थीटा होगा, यहाँ भी थीटा होगा। ये L/2 हम लोग बीच में रखते हैं, इसको सेंटर पे भी रखें, सेंटर पे नहीं रहेगा तो आप सॉल्व कर लेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना। तो L/2, तो L/2 पे रखे हैं। तो यहाँ फिक्स्ड एंड है, A पर फिक्स्ड एंड है, B पर सिंपली सपोर्टेड है, तो यहाँ प्लास्टिक मोमेंट आपका 0 होगा। यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट लगेगा क्योंकि पॉइंट लोड है, वहाँ पर फॉर्मेशन हो सकता है, और ये फ्री एंड पे नहीं है, यहाँ पर भी प्लास्टिक मोमेंट लगेगा। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर P जो लोड है, P इंटू वाई, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, वर्चुअल लोड हम लोग वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट y मान लिए, तो P इंटू वाई इक्वल टू MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, MP इंटू थीटा, तो 3 MP इंटू थीटा, ठीक है। अब y को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अभी बहुत बार लिख चुके हैं। y को हम लोग लिख सकते हैं P इंटू L थीटा बाई 2, तो
दिस इज 3 MP इंटू थीटा, थीटा थीटा कैंसिल हो गया, तो P कैन बी कैलकुलेटेड 6 MP बाई L। तो दिस इज द कोलैप्स लोड, कोलैप्स लोड हो गया। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कोलैप्स लोड। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, सबका फार्मूला नहीं है। एक केस और बताते हैं, है ना, ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, एक केस और बताते हैं हम, और उससे हम लोग देखो एक लास्ट केस बताते हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, प्लास्टिक मूवमेंट सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना, लेकिन एसएससी जेईसी में पूछता है, उतना हम पढ़ा दें उतना बन जाएगा। ये थोड़ा टफ लगेगा, अभी जो केस बता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, आप उसका रिजल्ट याद रखना है ना, वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर नहीं जाना है, आपको उसका रिजल्ट याद रखना है कि उसका आंसर क्या आया है ना, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको ये याद नहीं रखना है कि वो हो कैसे रहा है और क्या हो रहा है। क्लियर? तो देखो एक हम लोग ले लेते हैं कैंटिलीवर, प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर का बहुत आसान है, कैंटिलीवर कोई भी निकाल सकता है, ठीक है ना, उसी तरह डायग्राम बना के जैसे हम लोग कर रहे थे हम दिखा देंगे। ये एक प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम है, और अब यहाँ पर यूडीएल डाल दिए हम लोग, यूडीएल डाल दिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब यहाँ पर ना अब अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जानते हो तब ये बहुत आसान है ना। अगर आप प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने जानते हो तब ये बहुत आसान है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से तुरंत बेंडिंग मोमेंट निकल जाएगा और आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने नहीं जानते हो तब फिर ये बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है ना। और जब भी आप एग्जाम देखोगे ईएस वीएस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बीटेक किया होगा तो वो ईएस का क्वेश्चन निकालेगा, तो ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पूछा जा चुका है कि प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम का आपको प्लास्टिक मोमेंट मतलब कोलैप्स लोड बताना है, ठीक है ना। ड्राइव करने में 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन हमेशा 4-5 बार पूछा जा चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारा पूरा सेगमेंट जो है वो इक्विलिब्रियम में है ना। डीएस तो अभी हम लोग निकालेंगे, तो डीएस अभी तुरंत निकाले थे हम लोग, डीएस अभी प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम का निकला था, क्या निकला था, 1 निकला था। तो नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड जो है, प्लास्टिक हिंज रिक्वायर्ड आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बताया है पहले 1 + 1, सो दिस बिकम 2, ये 2 हो जाएगा ना। तो 2 पॉसिबिलिटी कहाँ है, पहला पॉसिबिलिटी है यहाँ फिक्स्ड इन पे, और दूसरा पॉसिबिलिटी है जहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो रहा होगा। तो या तो आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट खोजिए, और या तो फिर जो हम बता रहे हैं उसके तरीके से चलिए, इसको 5-6 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। मैं एक तरीका आपसे डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग यहाँ पर मान लो कि इसको कट कर लिए, सपोज ये डिस्टेंस हमारा पूरा डिस्टेंस L है, हम पूरा स्पेन L है, इसको हमने x माना और इसको हमने L - x मान लिया। यहाँ पर हम लोग कट कर लिए, मतलब हम लोग मान लिए कि यहीं पर हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है, हम मान लिए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमारा यहाँ लग रहा है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट वेयर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एक्ट्स। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है ये इसको रेसिस्ट करेगा, रोकेगा, तो यहाँ पर प्लास्टिक मोमेंट MP लगेगा, इधर से भी प्लास्टिक मोमेंट MP लगेगा, और ये फिक्स्ड एंड है तो यहाँ तो प्लास्टिक मोमेंट MP लगेगा ही लगेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस सेक्शन का मोमेंट निकालना है। तो सेक्शन का मोमेंट निकालना क्या है, बहुत आसान है। कैसे आसान है, तो सेक्शन का मोमेंट निकालना है हमको, इस जगह पे निकालना है कि यहाँ पर मोमेंट क्या होगा, है ना। सपोज दिस पॉइंट इज C, तो मोमेंट एट C निकालना चाहते हैं, मोमेंट एट C। तो देखो C पर क्या क्या मोमेंट होगा, एक MP लग रहा है पहले से C पर, दूसरा MP, अब यहाँ से देखिए C पर आपको निकालना है मोमेंट, यहाँ पर देखिए एक MP और लग रहा है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, तो मोमेंट जो है C पर वो है 2 MP। अब जब मोमेंट किसी पॉइंट पे निकालते हैं तो उससे इधर उधर लगने वाला जितना भी चीज़ें हैं, मोमेंट है जिसके कारण मोमेंट डेवलप हो सकता है, वो सारी चीज़ों को देखते हैं आप। तो C पर हमको मोमेंट निकालना है, तो C पे ऑलरेडी एक मोमेंट हमने लगाया था MP, क्योंकि ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है तो मैकेनिज्म में जाएगा, मैकेनिज्म में जाएगा तो यहाँ प्लास्टिक मोमेंट लग गया, तो सब
दिस इज MP। और दूसरा देखिए एक यहाँ फिक्स्ड इंड है तो यहाँ भी MP लगेगा, तो ये MP, दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, तो 2MP इक्वल टू ये जो लोड है ये लोड भी मोमेंट लगाएगा। सपोज द लोड इंटेंसिटी इज W, तो दिस इज W इंटू L माइनस एक्स। लोड निकल गया, W है पर यूनिट लेंथ, UDL है तो पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ का लेंथ क्या है L माइनस एक्स। और ये कहाँ लगेगा, इसके सेंटर पे लगेगा। UDL जो है उसको अगर पॉइंट लोड में चेंज करते हैं तो वो उसके सेंटर पे लगता है, तो दिस इज L माइनस एक्स बाई 2। सो दिस इज W L माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2, दिस इज 2MP। यहाँ से एक आपको आ गया एक इक्वेशन। अभी हमने क्या किया था, मोमेंट हम लोग लिए थे फ्रॉम लेफ्ट तरफ से हम लोग को लिए थे, ये इक्विलिब्रियम में है। अब इधर से राइट से लीजिए, है ना, मोमेंट एट C फ्रॉम राइट, राइट डायरेक्शन से आप मोमेंट लीजिए इस डायरेक्शन से। तो यहाँ पर कौन सा लग रहा है MP, और जो दूसरा लोड लगेगा, यहाँ जो लोड है क्या लोड लगेगा W इंटू एक्स, तो MP इक्वल टू W इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली जिस तरह से इसको निकाले उसी प्रकार से ये हो गया, ये दोनों हो गया। इस MP का वैल्यू हम लोग यहाँ रख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं कि MP का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो 2 इंटू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2, ये जो 2 कैंसिल हो गया, 2W एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया W L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्व फॉर x, तो x को लिए जब सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू क्या आएगा, मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप सॉल्व कर लेना। तो x का वैल्यू आएगा 0.414 L। देखिए एक क्वेश्चन यही पूछता है, इसको आपको याद रखना है, यू मस्ट रिमेंबर दिस, आपको हमेशा इसको याद रखना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको प्रॉप्ट कैंटिलीवर बीम में पूछता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर लगता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगता है 0.414 L फ्रॉम द सिंपली सपोर्ट, जो सिंपल सपोर्ट है यहाँ से 0.414 पर आपका ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट लगता है, क्योंकि हम यहाँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मान के बनाए थे। और अगर इधर से पूछा, फिक्स्ड इंड से पूछा, तो L माइनस दिस कर देंगे तो 0.59 आ जाएगा, है ना, 0.59 के आसपास आ जाएगा। इधर से अगर पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा, इधर से पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द, वेयर इज द पॉइंट, नहीं, द पॉइंट वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के केस में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर लगता है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पर लगेगा, 0.414 L पर लगेगा ना। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन था। अब हम लोग को निकालना है लोड, तो चूंकि x का वैल्यू हमको पता चल चुका है, x का वैल्यू किसी में भी रखेंगे तो हमको लोड मिल जाएगा। सपोज हम फ्रॉम 2 से जा रहे हैं, तो फ्रॉम 2 में अगर जाते हैं हम लोग, तो फ्रॉम 2 से क्या हो जाएगा, MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, W इंटू 0.414 L बाई 2 का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से जब आप W निकालेंगे, आप W निकालना चाहते हैं तो आपको W का वैल्यू क्या मिलेगा, 11.65 MP बाई L स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा कोलैप्स लोड क्या होता है, तो कोलैप्स लोड आपको याद रखना है क्या होता है, W इक्वल टू 11.65 MP बाई L स्क्वायर। बाकी अगर पॉइंट लोड है तो बहुत आसान है, पॉइंट लोड है तो आप डायग्राम बनाइए, जो मैकेनिज्म डायग्राम था उस डायग्राम से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर UDL लग गया तो UDL में क्या होता है, लोड इंटेंसिटी हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। और चूंकि यहाँ पर इस केस में हमको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का पोजीशन पता नहीं होता है, क्योंकि प्रॉप्ट कैंटिलीवर है। अगर ये सिर्फ कैंटिलीवर होता तो बहुत आसान था, लेकिन ये प्रॉप्ट कैंटिलीवर है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको पता नहीं होता कहाँ पर लग रहा है, इसलिए हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना होता है। तो आपको इन सब सारे चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं, आपको ये दो वैल्यू से आपको ये दो वैल्यू याद रखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लो। हो गया? हम्म, कौन B? एक्चुअली क्या है कि हम लोग ये मैकेनिज्म ले जाके देख रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक मोमेंट के केस में ले जाके देख रहे हैं, और प्लास्टिक मोमेंट यहाँ डेवलप नहीं होगा, है ना। हम क्या बताए थे, प्लास्टिक सेक्शन के केस में क्या होता है, प्लास्टिक सेक्शन में हमारा सेक्शन इक्विलिब्रियम में चला जाता है, बताया था ना। तो हम लोग वहां से ले जाके इसको सॉल्व कर रहे हैं।
और बहुत मेथड है, हम लोग मोमेंट निकाल के उसको मिनिमम करके बना सकते हैं, हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेके बना सकते हैं, और फिर हम लोग 3-4 पार्ट में इसको कट करके बना सकते हैं। बहुत सारा मेथड इसको सॉल्व करने का, ठीक है ना। हाँ, कौन बोला? जहां लोड लगेगा वहां नहीं होगा, और जहां लोड नहीं लगेगा तो इस बीच में मोमेंट नहीं होगा। प्लास्टिक मोमेंट नहीं होगा, सिंपली सपोर्टेड है वो। वहां पर रेसिस्टेंस ही नहीं होगा। जब ये मूव करना चाहेगा तो मूव कर जाएगा आसानी से, तो यहाँ रेसिस्टेंस है ही नहीं, तो फिर प्लास्टिक मोमेंट लगने का क्या औचित्य नहीं है कुछ। ठीक है, देखो क्या है ना कि ये एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना ये बहुत डिटेल है, हम बहुत ऊपर से पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत कम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन तुम लोग का आ रहा है बहुत, क्योंकि ये ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है सेफ फैक्टर से। कि सेफ फैक्टर फार्मूला क्या होता है, अब ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब पहले ही जो था ना वो वहीं से पूछा जाता है, यहाँ से बहुत कम। कभी कभी कोलैप्स लोड पूछेगा आपको जे लेवल में, तो ये 3 ही केस पूछता है, प्रॉप कैंटिलीवर, फिक्स्ड बीम और सिंपली सपोर्टेड। उसमें भी आपको जनरली पॉइंट लोड या यूडीएल। उसके अलावा भी देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत चेंजेस कर सकते हैं। हम यहाँ तक यूडीएल लगाएं, यहाँ पॉइंट लोड लगा दें, यहाँ यूडीएल लगा दें, नहीं तो बहुत क्वेश्चन बन सकता है, हजारों क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहाँ पर। प्लास्टिक एनालिसिस ही सिर्फ स्टील में एक ऐसा चैप्टर है जो कोड बुक पे बेस्ड नहीं है, बाकी सारा टॉपिक कोड बुक पे बेस्ड है और सब आसान है। सिर्फ यही एक सब्जेक्ट है जो पूरी तरह से प्योरली जो है वो कंसेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताते हैं फिर हम ये चैप्टर हम एंड कर देंगे। देखो एक और हम क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। देखिए इस केस में अभी कैंटिलीवर के लिए पूछ रहा था कोई, तो हम एक केस और बता रहे हैं। मान लो ये हमारे पास है और ये इस तरह से कैंटिलीवर है, हम थोड़ा कैंटिलीवर में दूसरा टाइप का क्वेश्चन ले लिए हैं, लेकिन आपका बाकी कैंटिलीवर क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास एक बीम है, इस पर एक लोड लगा दे रहे हैं हम फ्री एंड पे, है ना, फ्री एंड पे हम लोड लगा दे रहे हैं डब्लू। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोगों को निकालना पड़ेगा यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी क्या है, डीएस। तो चलो पहले डीएस निकालते हैं। यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा आर ए, एक रिएक्शन फोर्स इधर से लगेगा एच ए, और ये फिक्स्ड है एंड, तो ये लगेगा एम ए। इसका प्लास्टिक मोमेंट हम ले रहे हैं 1.5 एमपी और इसका प्लास्टिक मोमेंट ले रहे हैं 1 एमपी, है ना। मतलब दोनों का प्लास्टिक मोमेंट अलग अलग है क्योंकि दोनों का सेक्शन अलग अलग है ना। तब यहाँ से ds निकालोगे तो सबसे पहले नंबर ऑफ अननोन्स, तो 1 2 3, तो नंबर ऑफ अननोन्स 3 हो गए, और नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन 3 ही होता है, जानते हैं आप, तो दिस बिकम 0। अब नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज, नंबर ऑफ पॉसिबल प्लास्टिक हिंज, प्लास्टिक हिंज का नंबर ऑफ प्लास्टिक हिंज क्या हो सकता है, तो दिस इज ds प्लस 1, तो दिस इज 1 क्योंकि ये 0 है। अब देखो हमारा पॉसिबिलिटी क्या था, पॉसिबिलिटी जो है हमारा जो पॉसिबिलिटी वो क्या क्या है, तो पॉसिबिलिटी होता है कहाँ कहाँ पर, पॉसिबिलिटी होता है जहाँ पर पॉइंट लोड लगता है, पॉसिबिलिटी होता है जहाँ बेंडिंग मोमेंट होता है, पॉसिबिलिटी होता है जहाँ फिक्स्ड एंड होता है, पॉसिबिलिटी होता है जहाँ क्रॉस सेक्शन चेंज करता है, और पॉसिबिलिटी होता है जहाँ पर मटेरियल चेंज करता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा पॉसिबिलिटी हमारे पास है, तो पहला पॉसिबिलिटी है एट रिजिड जॉइंट, एक पॉसिबिलिटी ये है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर क्रॉस सेक्शन चेंज हो गया, तो एट क्रॉस सेक्शन चेंजेस। अब ये 2 पॉसिबिलिटी है, लेकिन हमारा जो थ्योरी है वो थ्योरी कह रहा है कि एक ही प्लास्टिक हिंज बनेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी हमारे पास 2 है। इसका मतलब मैकेनिज्म में किस पॉसिबिलिटी से गया है हमको ये पता नहीं है, यानी कि यहाँ पर
दो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी एट बी एंड पॉसिबिलिटी एट ए, यानी यहाँ पर भी बन सकता है प्लास्टिक हिंज, यहाँ पर भी बन सकता है प्लास्टिक हिंज। आखिर प्लास्टिक हिंज गया किस में है, यहाँ से गया है कि यहाँ से गया है, हमको पता नहीं। हम लोग क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं वन, पॉसिबिलिटी वन हम लोग लेते हैं, पॉसिबिलिटी वन यानी प्लास्टिक हिंज एट बी, प्लास्टिक हिंज एट बी। हम लोग ये पॉसिबिलिटी माना कि बी पर जो है हमारा प्लास्टिक हिंज बन गया, मतलब ये फेल हो रहा है। तो अब इन लोग इस डायग्राम को कैसे बना सकते हैं, तो अभी क्या है कि इसके इधर वाला पोर्शन फेल नहीं हो रहा है, ये पोर्शन फेल हो रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ फेल हो रहा है। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा गया है प्लास्टिक में, तो ये बी सेक्शन है, तो ये प्लास्टिक में जब जाएगा तो ये क्या होगा, ऐसे हिंज है तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, ये मुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लोड डब्लू लग रहा है, यहाँ पर हो नहीं सकता क्योंकि पॉइंट लोड फ्री एंड पे है ना। इसका कुछ डिस्टेंस हम लोग ले लेते हैं अगर तो अच्छा रहता, नहीं भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। ले लेते हैं सपोज एल एंड दिस इज एल। तब ये पॉसिबिलिटी लिए यहाँ एंगल थीटा बन जाएगा, ये लोड नीचे चला गया वाई से, तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ एम पी लगेगा। देखो यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन जब चेंज हो रहा है हमारे पास, तो क्रॉस सेक्शन चेंज होने पे हमारा पास क्या है, दो प्लास्टिक मोमेंट है। इसका प्लास्टिक मोमेंट इससे 1.5 गुना है, यानी ये ज़्यादा लोड पे हो रहा, मतलब कम लोड पे ये फेल कर रहा होगा। तो कहने का मतलब ये जो है, जहाँ पर भी दो प्लास्टिक मोमेंट मिलेगा तो ऑलवेज ये ध्यान रखना है, ऑलवेज लेस एमपी शुड बी कंसीडर, लेस एमपी शुड बी कंसीडर, जो कम है उसको कंसीडर करना है। तो यहाँ पर कौन कौन है, एमपी कम है, तो ये नीचे गया, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, वर्क इंटरनल वर्क इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क। तो इंटरनल वर्क क्या हो जाएगा, एम पी इंटू थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू वाई। अब ये एल डिस्टेंस था, तो क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू हो जाएगा एल थीटा, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वाई बाई एल। थीटा बराबर यहाँ पर क्या होगा, वाई बाई एल, तो वाई इक्वल टू हो जाएगा एल थीटा। तो दिस इज एम पी इंटू थीटा इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल थीटा। तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू आ गया एम पी बाई एल। एक कोलैप्स लोड इस पॉसिबिलिटी से आया कि अगर यहाँ अगर ये फेल होता है तो कोलैप्स लोड ये होगा। पॉसिबिलिटी 2 लेके देखते हैं हम लोग कि पॉसिबिलिटी 2 जो है हमारा, यानी कि एट ए पर जाते हैं हम लोग। ए पर अगर ब्रेक करेगा तो कुछ इस प्रकार से ब्रेक करेगा, ये था, ये ऐसा चला जाएगा, ठीक है। ये लोड डब्लू है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल है, नहीं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2L है, एंड दिस शुड बी थीटा, मान लो थीटा मान लिया हम लोग। ये y नीचे जाएगा, यहाँ पर क्या लग रहा है 1.5 MP, क्योंकि सेक्शन चेंज हो रहा है ना बी में, तो 1.5 MP। तो यहाँ क्या करेंगे 1.5 MP इंटरनल वर्क, है ना, ऐसा करो, इंटरनल वर्क डन इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो क्या हो जाएगा 1.5 MP इंटू थीटा बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू वाई। और y को यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो y बाई 2L। तो y को क्या लिख सकते हैं, 2L इंटू थीटा। y को आपने क्या लिखा, 2L इंटू थीटा, ठीक है, 2L इंटू थीटा, y इक्वल टू आया 2L इंटू थीटा। तो इंटरनल वर्क डन हो गया 1.5 MP, और ये हो गया एक्सटर्नल, तो थीटा थीटा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से W निकालिए, W इक्वल टू क्या आ जाएगा, MP 1.5 MP बाई 2L, सॉल्व करेंगे 0.75 MP बाई L, तो ये W आ गया। तो दो लोड मिल गया, अब कौन सा जो है कोलैप्स लोड होगा, ये होगा या ये होगा। तो सिंपल सा बात है कि ये जो सेक्शन A है वो इसी पे टूट रहा है, और सेक्शन B को ज़्यादा लोड चाहिए क्योंकि ये कम है, 0.75 है, ये है 1। तो ये जो है ये यहाँ जो आपका B है वो प्लास्टिक हिंज में तब जाएगा जब लोड MP बाय L लगेगा, लेकिन ये तब पहले ही चला जाएगा 0.75 MP बाय L। तो स्मॉलर लोड B ट्रू कोलैप्स लोड है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोलैप्स लोड जो है आपका हो जाएगा 0.75 MP बाई L। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे, लेकिन आपका जे लेवल का जो भी चीज़ है मैंने बता दिया है सारा, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं होंगे, हम क्वेश्चन दिए नहीं अभी, लेकिन अगर आप कोई बना रहे होंगे, अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप जरूर भेजिए हमको, हम बताएंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे स्टील स्ट्रक्चर, एक्चुअल में जो आप पढ़ते हैं वो मैं कल शुरू करूँगा। तो कल आप लोग सभी लोग आइए और फिर हम लोग स्टील स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, है ना। स्टील में कौन कौन सा स्ट्रेस लग सकता है, क्या लग सकता है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे।
आज यहीं पर क्लास को रखते हैं और हमारा इस प्रकार से पहला चैप्टर जो था प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम, इसको हम लोग आज यहाँ पर खत्म कर रहे हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब जिसको गुप्ता एंड गुप्ता बनाना है, ईएस बनाना है, गेट बनाना है, उसका मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सब्जेक्टिव सॉल्व नहीं होंगे। आप बनाइए प्लास्टिक एनालिसिस खोज खोज के गुप्ता एंड गुप्ता से, देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जिसके पास है आरएस खुरमी से बनाओ, जो बुक है आप बनाओ, देखो प्लास्टिक एनालिसिस का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना में ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर आज इतना ही रहेगा। कोई नया लोग जुड़ा था क्या इसमें? कोई नया भी जुड़ा था आज? कोई है? नहीं है? चलो ठीक है फिर, ओके, आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट।